अंकिता ने उसे बताया था कि 2 सितंबर को रिजॉर्ट का जो मैनेजर था सौरभ भास्कर, उसने उसके साथ रेप किया है वीआईपी को लेके। और दूसरा जो रिजॉर्ट तोड़ा गया, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कुछ कहता नहीं है और ना उन्होंने कुछ किया है। पुलकित आर्य के बाप जो है गवाह को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और 2-2 लाख में बोल रहा है कि आपने अपने बयानों को बदल दो। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी नेता होने के अलावा वो संघ के कार्यकर्ता भी हैं। जेल के अंदर एक तनाव की स्थिति में कैदी होता है, वो तनाव इन तीनों के चेहरे से गायब रहता है। हमारी मृत्यु का कारण आपके शासन प्रशासन होगी। हमें ये सूचना 20 तारीख की रात को लगभग, मेरे को लगता है कि 10 बजे रात का समय था। मुझे लगता है कि इस पहाड़ी प्रदेश में हम पहाड़ी एक अल्पसंख्यक की स्थिति में आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था और जब उसने मना किया तो फिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसे धक्का देकर मार दिया गया। देखिए, अंकिता का जो परसेप्शन मेरे माइंड में है, जो मैंने उसको देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी जो छवि अंकित है मेरे दिमाग में, जो कि मैंने उसके बारे में सुना, एक भी व्यक्ति ने, रिजॉर्ट के किसी कर्मचारी ने उसके लिए बुरा नहीं कहा। सबने कहा कि वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसका सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, वो हंस बोल के सबके साथ बातचीत करती थी, अपने ख्यालों में बड़ी पॉजिटिव थी, आगे जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। अंकिता के साथ हत्या से पहले रेप हुआ। अंकिता की हत्या इसीलिए की गई क्योंकि उसने किसी बड़े नेता के साथ सोने से इनकार कर दिया था। अंकिता की हत्या करने वाले आरोपी पुलकित आर्य को कोई बड़ा नेता बचाने की कोशिश कर रहा है। अंकिता इस प्रदेश में चल रहे गोरख धंधे का शिकार हुई, जो इस देश प्रदेश के कई रिजॉर्ट्स में चल रहा है, और न जाने कितनी अंकिता ऐसे गोरख धंधे का शिकार हो चुकी हैं। इसी तरह के कई सारे कयास और कई सारे ख्यालों के बीच उत्तराखंड समेत देश के कई लोगों के दिन गुजर रहे हैं। अंकिता के साथ हुई वारदात को करीब 1 साल हो चुका है और इस 1 साल में अंकिता हत्याकांड को लेकर कई सारे सवाल तो खड़े हुए, लेकिन उन सवालों के जवाब आज तक ना तो अंकिता के माता पिता को मिले और ना ही उसके लिए इंसाफ मांगने वाले किसी व्यक्ति को। अंकिता की आत्मा शायद इंसाफ की आस लगाए आज भी भटक रही होगी, लेकिन इंसाफ से कई मील दूर खड़े अपने माता पिता को देखकर अंकिता आज उस सरकार को धिक्कार रही होगी जो इंसाफ की इस लड़ाई को खींचे चली जा रही है। आज कुछ लोग शायद अंकिता को भूल गए हों, लेकिन आज भी कई कंधे अंकिता के माता पिता के साथ इंसाफ की इस लड़ाई को आगे लेकर जा रहे हैं। आशुतोष नेगी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो इस लड़ाई को शुरू से लेकर अब तक अंकिता के माता पिता के साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। मेरा नाम आशुतोष नेगी है। मैं एक पत्रकार हूँ, पौड़ी जनपद से पत्रकार हूँ। साप्ताहिक अखबार जागो उत्तराखंड का मैं संपादक हूँ और अधिवक्ता भी हूँ मैं साथ में। हालांकि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ मैं। उस दिन मैं पौड़ी में ही था और ये घटना 18 सितंबर 2022 से मिसिंग थी अंकिता। हमें ये सूचना 20 तारीख की रात को लगभग, मेरे को लगता है कि 10 बजे रात का समय था और विजय और मैं दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। तब तक एक लड़के का फ़ोन आता है विजय के फ़ोन पे कि मेरी एक मित्र मिसिंग है पौड़ी से। तो विजय ने उससे पूछा कि वो कहाँ से मिसिंग है और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में उसका गांव कौन सा है। तो उसने, उस लड़के ने बताया फ़ोन पे उसे कि वो पौड़ी के डोब सिरकोट गांव की है। और जैसे ही उसने डोब सिरकोट बोला तो मैं बगल में लेटा हुआ था, मुझे नींद आ रही थी, तो मेरी आंखें एकदम खुल गई क्योंकि डोब सिरकोट मेरा गांव है। वो फ़ोन जो किया था वो पुष्पदीप ने किया था, जो कि अंकिता का मित्र है, और उसको ही ये जानकारी हुई थी सबसे पहले कि अंकिता का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और वो मिसिंग है। आर्य जो है डॉक्टर विनोद आर्य का लड़का है, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और पुलकित जो है बड़ा पहाड़ियों को हेय दृष्टि से देखता है, हीन दृष्टि से देखता है, और जो पहाड़ी वर्कर उसके रिजॉर्ट में काम करते हैं उनको उनके साथ बदतमीजी से बात करता है और उनकी सैलरी देने में भी उसने कई बार आनाकानी की है और मारपीट भी करता है। तो हमें लग गया था कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं क्रिमिनल मेंटेलिटी का है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये सोशल मीडिया की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये बात तुरंत वायरल हुई और लोगों ने इस मुद्दे पर अंकिता के लिए, न्याय के लिए गुहार लगाई, सड़कों पर उतरे।
अंकिता की हत्या ने जिस तरह पहाड़ के लोगों में आक्रोश की बाढ़ लाई थी, उससे यही लगा था कि पहाड़ की बेटी के लिए चट्टानों को फाड़ते हुए पहाड़ के लोग इंसाफ लेकर दिखाएंगे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। पहले गिरफ्तारी में देरी और फिर पुलिस की जांच में उठ रहे सवालों ने इंसाफ को मुश्किल बना दिया। तो श्रीनगर में जब ये शव पहुंचा तो मेरे ख्याल से 25 तारीख उस दिन थी, 25 सितंबर थी उस दिन। और उस दिन दिन भर ये घटनाक्रम रहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम संस्कार होगा। इस बीच जो है अंकिता की माँ को जो बताया गया है कि उनको बीमार बताते हुए या मानसिक रूप से परेशान बताते हुए उन्हें किसी वार्ड में भर्ती किया गया था। और इनके पिता अलग थे, वीरेंद्र सिंह भंडारी जो उनके पिता हैं अंकिता के, उनको अलग रखा गया था। और इस बीच पिता को किसी तरीके से तैयार किया गया कि आप अंतिम संस्कार होने दें। तो फिर उस दिन देर शाम को अंधेरा हो गया था तो अंतिम संस्कार हुआ। इस बीच फिर बाद में मुख्यमंत्री डोब सिरकोट गांव भी गए थे। उन्होंने कहा था कि मुकदमा फास्ट ट्रैक में चलेगा और बेटी को न्याय दिलवाया जाएगा। एक फौरी सहायता भी 25 लाख के चेक के रूप में धामी जी द्वारा दी गई थी उस समय। लेकिन जिस तरह से न्याय की बात हुई थी कि तेज़ी से न्याय दिया जाएगा, वैसा हुआ नहीं। और उस दौरान आपको पता होगा कि रिजॉर्ट भी तोड़ा गया। तुरंत ही 23 तारीख की रात को जो स्थानीय विधायक हैं वहाँ के रेणुविष्ट, उन्होंने जेसीबी लगा के रिजॉर्ट तोड़ दिया और वो कमरा तोड़ दिया जिसमें अंकिता रहती थी। उससे भी तमाम सवाल पैदा हुए कि आखिरकार विधायक ने उस कमरे को ही क्यों तोड़ा, क्योंकि उसमें कई एविडेंस होने की संभावना थी। तो इस तरह की चीज़ें चलती रही। बाद में उस रिजॉर्ट में भी 2-3 बार आग लगी, जो कि आज तक रहस्यमय बनी हुई है कि वो आग किसने लगाई थी। पुलिस द्वारा उस बारे में कोई बयान भी नहीं दिया जाता। और दूसरी ओर जो चैट में अंकिता की अंतिम चैट थी जिसमें वीआईपी का नाम आया था कि किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था, और जब उसने मना किया तो फिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसे धक्का देके मार दिया गया। सब कुछ पुलिस पता लगा चुकी होगी और केवल क्योंकि वो व्यक्ति कोई प्रभावशाली बड़ा व्यक्ति है, सरकार के नज़दीक है, तो इस वजह से उसका नाम छुपाया जा रहा है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि पुलिस ने तो पता कर ही लिया होगा कि वीआईपी कौन है और किस वजह से अंकिता मारी गई है। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों को बचाने की कोशिश होने का शक इसीलिए पैदा हो रहा है क्योंकि सरकारी वकील ने गवाहों के कई महत्वपूर्ण बयानों को कोर्ट में इस तरह से पेश किया जिससे साफ तौर पर आरोपियों को ही फायदा होता दिख रहा था। इसीलिए परिवार ने वकील को बदलने की मांग की। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि इस मुकदमे के लिए राज्य सरकार एक अच्छे नामी किसी क्रिमिनल लॉयर को, जो प्रदेश का नामी क्रिमिनल लॉयर हो, जिसको अनुभव हो इस तरह के क्रिमिनल मुकदमों को लड़ने का, उसको नियुक्त किया जाए। तो वो वकील के रूप में जो नियुक्ति हुई थी वो राज्य सरकार ने की थी। हम तो वहाँ पे केवल क्योंकि हमारी बेटी थी और हम चाहते थे कि ढंग से पैरवी हो तो हम वहाँ पे खड़े रहते थे। लेकिन वहाँ पे जो दिक्कत आती थी वो बयानों के स्तर पर आती थी कि जो बयान जो रिजॉर्ट के कर्मचारी थे जिन्होंने कई इस तरह की बातें की थी जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट की संभावना उसकी रही है अंकिता के साथ। पूरा जब जितने भी दिन वो वहाँ पे रही, 28 अगस्त से और 18 सितंबर तक उसकी हत्या होने से पहले लगातार उसका उत्पीड़न किया गया। इसके साक्ष्य मिल रहे थे, लेकिन जब वो बयान कोर्ट में दर्ज हो रहे थे कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें छूट जा रही थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और अगर वो छूट जाएंगी तो फिर जो गंभीर सेक्शन इन अपराधियों के खिलाफ, इन अक्यूज़ के खिलाफ बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो सकते थे। और हमें डर था कि अगर इस तरह से बयानों में अगर कमी होती रही तो फिर बाद में मुकदमा कमज़ोर हो जाएगा और इनको बहुत कम सज़ा होगी या सज़ा ना भी हो। तो ये हमारी चिंता का विषय था। कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप किस तरह से कमज़ोर किया जा रहा था इस केस को? देखिए, इसमें जो ख़ास तौर पे एक जो 2-3 गवाह थे जिसमें एक अभिनव था, एक खुशराज था, ये दोनों भाई थे। इन लोगों ने कहा था कि 18 तारीख को ऊपर नीचे रिजॉर्ट में सामान रखने जा रहे थे गेस्ट का, तो उन्होंने देखा कि उस दिन काफ़ी दिन भर से और शाम तक जो है पुलकित उसके कमरे में घुसा हुआ था। 1-2 बार अंकिता बाहर आई तो वो उसका मुंह भींच के अंदर ले गया और वो हेल्प चिल्ला रही थी। लेकिन जब बयान रिकॉर्ड हुए तो
उसमें कई चीज़ें इस तरह से रह गई कि मुंह भींच के जगह खींच के ले गया, या उस तरह के वो गलत जगह टच कर रहा था तो वो चीज़ें छूट गई। ऐसी विवेक आर्या ने तो बहुत ही गंभीर बात की थी कि अंकिता ने उसे बताया था कि 2 सितंबर को रिजॉर्ट का जो मैनेजर था सौरभ भास्कर, उसने उसके साथ रेप किया है। तो ये बात बयानों में उस तरह से नहीं आ पाई, और इसी को लेके सभी लोगों की ये मांग थी कि भाई अगर ये वकील अगर ढंग से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बदला जाए। तो अभी वर्तमान में उन वकील को बदल दिया गया है और इस केस में नए विशेष लोक अभियोजक अभी काम कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का नेता होने की वजह से पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य केस को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसी संभावना भी आशुतोष ने लगाई। देखिए, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी नेता होने के अलावा वो संघ के कार्यकर्ता भी हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से दबाव बनाने की स्थिति में वो हमेशा हैं पुलिस के ऊपर। और जुडिशियरी में भी जो सरकारी वकील होते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जिस मजबूती से पैरवी होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाती है, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट में पुलकित आर्य ने नार्को पे स्टे लिया हुआ है, अगर राज्य सरकार चाहती और राज्य सरकार के अधिवक्ता चाहते तो उस नार्को टेस्ट पे जो स्टे लिया हुआ है पुलकित आर्य ने, उसको स्टे वैकेट की एप्लीकेशन डाल के मजबूत पैरवी करके खारिज करवा के इसका नार्को टेस्ट भी करवा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके कहीं ना कहीं जो संपर्क होंगे और जिस हिसाब से वो सरकार में अपनी पैठ रखते होंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे, अधिवक्ताओं पे भी वो कहीं ना कहीं दबाव बनवाते होंगे, या तरह तरह के प्रलोभन जो भी दे सकते होंगे देते होंगे, जो मुझे लगता है उस वजह से कहीं ना कहीं वो कोर्ट में या पुलिस की कार्रवाई में केस को प्रभावित करते होंगे, और मुझे लगता है कर भी रहे हों। पुलकित आर्य वहाँ पे सूटकेस लेके आता था, तो ये एक नॉर्मल सी बात नहीं थी, क्योंकि अक्यूज़ एक सूटकेस लेके आए, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। आखिरकार उसे सूटकेस किसने प्रोवाइड किया, वो कैसे लेके आ सकता है, और जिस तरह से वो लोग वहाँ पे दिखाई देते हैं कोटद्वार में, उससे महसूस नहीं होता कि जेल से आ रहे हैं लोग, क्योंकि जेल के अंदर एक तनाव की स्थिति में कैदी होता है, वो तनाव इन तीनों के चेहरे से गायब रहता है। तो इससे ये अंदेशा है कि इनको कहीं ना कहीं कुछ सुविधाएं को मिल रही हो अंदर। आशुतोष पहले दिन से अंकिता के परिवार के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लेकर पहुंचे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही कोर्ट मामले को लेकर कोई फैसला जरूर सुनाएगा। देखिए, सबसे पहले तो जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद परिवार भी मानसिक तौर पे समझ नहीं पा रहा था कि लड़ाई को कैसा लड़ा जाए। तो कानूनी तौर पे जो हाई कोर्ट में गया था सबसे पहले, और साथ में फिर वो भी जब मानसिक तौर पे तैयार हो गए तो माता पिता भी हाई कोर्ट आए, क्योंकि SIT की जो जांच थी उसमें हमने खामी महसूस की, और एक हमने पिटिशन हाई कोर्ट में डाली। तो उससे भी फिर लोग फिर एक्टिव हुए कि भाई इसमें तो कई चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में छूट गई हैं, इनका भी पता होना चाहिए। तो हाई कोर्ट में जो गए तो उसके बाद लोगों का सपोर्ट बढ़ा कि भाई वाकई इस लड़ाई को प्रॉपरली लड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट जो हम गए उसके बाद तो, और CBI जांच की हमने मांग की, हालांकि हाई कोर्ट ने हमारी मांग को खारिज किया, लेकिन उस लड़ाई में भी लोग हमारे साथ रहे। पूरे प्रदेश के देश विदेश से लोगों ने उसमें हमारा मॉरल सपोर्ट किया। हाई कोर्ट में आपने किस चीज़ को लेकर? CBI इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं हाई कोर्ट गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा वहाँ पे कि SIT की जो जांच है वो सफिशिएंट है और CBI की जांच सफिशिएंट की आवश्यकता नहीं है। तो वो जब खारिज हुई तो उसी को चैलेंज करते हुए फिर मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया हूँ। मुझे लगता है कि इस वर्ष के अंत तक इसमें सेशन कोर्ट में ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मुख्य गवाह थे उनकी गवाहियाँ हो चुकी हैं। जो पुलिस के या डॉक्टर जो बल्क में गवाही है वो एक दिन में भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो 91 गवाह हैं उनको बहुत जल्दी कंक्लूड किया जा सकता है। तो अगर गवाही पूरी हो जाती तो उसके बाद बहस रह जाएगी, और उसके बाद फिर जिरह होने के बाद फिर तो फैसला ही आता है। मुझे लगता है कि अक्टूबर तक इस मामले में फैसला आ जाना चाहिए। कितने गवाह बनाए गए इस मामले में? इसमें 91 गवाह हैं टोटल, जिसमें कि रिजॉर्ट के कर्मचारी भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया वो भी हैं, परिजन भी हैं। तो 91 गवाह हैं इसमें टोटल। यह हमारे देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिस बेटी ने अपनी जान देकर पहाड़ और पहाड़ की बेटियों की अस्मिता को बचाने का काम किया, उस अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए उनके माता पिता 1 साल से दर दर भटक रहे हैं।
दोनों उसके अंकिता के पिताजी भी और माँ भी दोनों गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, तरह तरह की उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं और कमज़ोर भी हैं बहुत ही ज़्यादा। आपने अगर उनके फोटोग्राफ वीडियो देखे होंगे तो दोनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हैं। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की परेशानी भी है उन्हें, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, बच्चा भी बेरोजगार है अभी। तो सरकार को देखना चाहिए कि एक सरकार के जो राज्य मंत्री था उसके बेटे ने जब इस तरह से किया है तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है कि उनके एक राज्य मंत्री के बेटे ने जब उस परिवार की कमर तोड़ दी है, मैं तो कहूँगा कि आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ दी है, क्योंकि बेटी थोड़ा पढ़ लिख के कुछ कर रही थी, तो एक आर्थिक सपोर्ट जो उन्हें मिलना था वो भी तोड़ दिया। बेटा बेरोजगार है, वो पढ़ाई भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो उसको अगर रोज़गार दे देती है सरकार तो ये सबसे बड़ी एक सहायता होगी। और सरकार को भी इस दिशा में देखना चाहिए कि उसको बेटे को, जो अजय भंडारी जो उसका भाई है, जो सीए की पढ़ाई लगभग उसकी पूरी हो गई है, उसकी योग्यता के हिसाब से उसे कुछ अच्छा रोज़गार मिल जाए, तो ये सहायता सरकार को करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। आशुतोष कहते हैं कि अंकिता एक देवी का रूप थी और आज अंकिता उन करोड़ों बेटियों को अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक गहरा संदेश देकर गई है। देखिए, पहले पहाड़ी परिवेश में इस तरह की घटनाएं होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, लेकिन अब आए दिन आप कुछ न कुछ इस तरह की घटना, छेड़छाड़ की घटना, किडनैपिंग की, ये देखते रहते हैं। तो ये गंभीर चिंतन का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि इस पहाड़ी प्रदेश में हम पहाड़ी एक अल्पसंख्यक की स्थिति में आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, और यहाँ का जो मुख्य जो भी रोज़गार है, कारोबार है, उसमें गैर पहाड़ियों की एक तरह से डिक्टेटरशिप है, और पहाड़ी दिन पर दिन जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है। प्रदेश से बाहर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, और जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है तो वो सत्ता और पुलिस हर चीज़ का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो ऐसा करते रहे तो इसमें सारा नुकसान पहाड़ियों का ही होगा। तो मेरा सभी बेटियों से, बहनों से यही अनुरोध है कि आपके साथ जो बोलते हैं ना बैड टच, गुड टच और बैड टच की कहीं पे भी बात आती है, उसको तत्काल अपने परिवार को रिपोर्ट करें, जिससे कि इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो समाज में हैं उनको दंडित किया जा सके। अगर आप लोग चुप रहेंगे तो फिर आपको जो है दिक्कतें आएंगी, आपके साथ और भी बड़े अपराध हो सकते हैं। और तमाम पुलिस में भी हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस के पास भी आप जा सकते हैं। कोई इमरजेंसी स्थिति में हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 112 पे कॉल कर सकते हैं। तमाम नंबर है, उन पे कॉल करिए और चुप नहीं रहिए। जब आप चुप रहेंगे तो फिर जो अपराध का जो पैमाना है वो पहले छोटा होगा और वो धीरे धीरे आपके खिलाफ बड़ा अपराध भी हो सकता है। आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं अगर आप चुप रहते हैं, और अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आप निश्चित रूप से सुरक्षित हो जाएंगे और आराम से आप कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर आप दब के रहेंगे तो फिर आप ये समझिए कि आप कहीं ना कहीं अपने को असुरक्षित कर रहे हैं। देखिए, अंकिता का जो परसेप्शन मेरे माइंड में है, जो मैंने उसको देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी जो छवि अंकित है मेरे दिमाग में, जो कि मैंने उसके बारे में सुना या जो घटनाक्रम रहा, जिस तरह से बयान आए, एक भी व्यक्ति ने, रिजॉर्ट के किसी कर्मचारी ने उसके लिए बुरा नहीं कहा। सबने कहा कि वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसका सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, वो हंस बोल के सबके साथ बातचीत करती थी, अपने ख्यालों में बड़ी पॉजिटिव थी, आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। जैसा हर एक गरीब बच्चा जो कि गरीब परिवार से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ता है, उसकी सोच होती है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करे, अपने समाज के लिए कुछ करे, वही सोच उस बच्ची की भी थी। वो बहुत ज़्यादा बोल्ड थी और वो दबती नहीं थी, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक वीरांगना की छवि में उसकी देखता हूँ। और कई बार तो मुझे ये भी महसूस होता है कि जो लोग धर्म पे विश्वास करते हैं, आस्था पे विश्वास करते हैं, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भगवान कई रूपों में इस धरती पे उतरता है असुरों का संहार करने के लिए। तो ये भी संभव हो सकता है कि वो कोई देवी रूप रहा हो, जो कि इतनी कम उम्र में इस दुनिया से चली गई है, लेकिन जहाँ भी उसका नाम गूंजता है एक जन भावना एकदम जुड़ जाती है, चाहे वो पहाड़ी व्यक्ति हों, चाहे पहाड़ से बाहर के व्यक्ति हों, चाहे देश विदेश के लोग हों। जहाँ भी अंकिता के बारे में जिक्र होता है, एक आग सी लोगों में लगती है, और सब लोग चाहते हैं कि इस तरह के जो असुर है समाज के बीच में, जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ दुराचार कर रहे हैं, उनका सर्वनाश होना चाहिए।